हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें पेडागोजी के जो मैथ में प्रश्न पूछे गए थे उसे हम आपको कराएंगे और आपको हम थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बताएंगे और इसमें समझाएंगे भी, तो वीडियो थोड़ा से बड़ा भी बन सकता है। तो आप पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको ये क्वेश्चन जाएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो बने रहिएगा। आइए हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, मैथमेटिक्स गणित आपको पेडागोजी वाले प्रश्न हम इसमें लिए हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 से शुरू है। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। देखिए, ये प्रश्न आप पूरा पढ़िए करिए। देखिए, न्यूनतम को ध्यान रखिए, न्यूनतम अधिकतम ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि संभावना न्यूनतम है। तो कह रहे मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। तो बिल्कुल, तो भाई जब मूल्यांकन होता है तो पता चलता है कि बच्चा कितना आत्मविश्वासी है, कितना एनर्जेटिक है कि सीखेगा, सीखने की इच्छुक है, या उसमें कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है कि सही है या गलत है। तो आप उसमें क्या होता है, छात्रों के आत्मविश्वास प्रभाव पड़ने के हमको तरीकों की जानकारी हो जाती है मूल्यांकन से। तो कहने का मतलब उसमें संभावना न्यूनतम पूछा है, ये तो भैया अधिकतम दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये नहीं है। दूसरा, अगर छात्रों के गलत उत्तरों को पूरे हल करना, हाँ यही तो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि छात्रों के अगर आप पूरे हल उनके गलत उत्तरों का अगर पूरे हल आप कर देंगे तो उनमें तर्क वितर्क करने की, अपने से करने की क्षमता विकास नहीं होगा। तो आप उन्हें पूरा छात्रों के गलत के उत्तर जो है पूरे आप हल नहीं करेंगे, ताकि वे आप कुछ आपको उनको हिंट देना और छोड़ देना, ताकि वे अपने से तर्क करें। तब वो उनकी अधिगम सीखने की क्षमता जो है सुधार होगा। तो ये आला आपका दूसरा ही हो जाएगा। और पढ़ देते हैं। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, ये भी आपका अधिकतम वाला है। करें मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण परिवर्तन करना। हाँ, जब मूल्यांकन हो जाएगा तो बच्चों को क्या, आपको पता चल जाएगा कि इन्हें क्या चाहिए अभी और क्या कमियां हैं। तभी तो आप उनको अधिक चाहिए, इन्हें इस तरह पढ़ाना चाहिए, या उसी के हिसाब से उसे कुछ सुधार करके हमें पढ़ाना है, ताकि बच्चे आसानी से सीख ले। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन चौथा तो अधिकतम। तो न्यूनतम आपका सेकंड नंबर ही हो जाएगा, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। आशा करता हूँ ये आपको आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या कह रहा है कि दूसरा, कह रहे रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह जो वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। देखिए, जो वैन हील जो थे वे एक मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने अपने कुल 4 स्तर दिए। तो ऐसे भी पूछेगा भैया आपसे, ऐसे भी पूछेगा कि जो वैन हीले के कुल कितने स्तर दिए। तो याद रखना है कुल आपको 4 स्तर दिए। तो ये भी याद रखना है। अब देखिए, इनमें हम आपको शॉर्टकट में, तो देखिए आप को थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा तो ये, अगर भाई आंसर सिर्फ बताना है तो वो छोट बनेगा, 10 मिनट नहीं बनेगा। तो आप इसमें कुछ हम बताएंगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा। देखिए, पहले 0 स्तर था, उन्होंने 4 स्तर बताया था। पहला उन्होंने 0 स्तर बताया था। तो 0 स्तर जो 0 लेवल है, उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है सिर्फ फिगर को देखकर उसको वर्गीकृत कर लेगा कि मतलब ये आपका ट्रायंगल है और ये आयत है, ऐसे आधार पर पहचान कर वो वर्गीकृत है, तो उसको हम पहचानना कहेंगे, मतलब 0 स्तर है ये। देखिए, पहला जो है विश्लेषण करना। देखिए, विश्लेषण करने का मतलब जैसे एक त्रिभुज वो देखेगा बच्चा, उसमें देखेगा कि इसमें विश्लेषण करेगा कि ये देखिए इसे तो त्रिभुज है, इसमें किसी प्रकार का कोई कोना नहीं है। तो ये आपका स्तर सेकंड में आ जाएगा। देखिए, स्तर सेकंड जो होता है संबंध को, जो स्तर सेकंड है उसे हम अमूर्त या अनौपचारिक निगमन भी कहते हैं। तो स्तर 3 में बच्चा पहचान जाएगा कि किसी त्रिभुज के गुणों को रिलेट करने लगेगा कि
जो है वर्ग जो है एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों है। तो कहने का मतलब है कि आयत जो है वर्ग हो सकता है, लेकिन आयत जो है वर्ग नहीं हो सकता है। तो ये आपके कौन से स्तर में आएगा? वो आपको सेकेंड स्तर में आ जाएगा। और देखिए स्तर 3 उन्होंने बताया था, इसमें जो है बच्चा जो है उच्च स्तर पर जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, ये जैसे 10वीं 9वीं क्लास पे ये स्तर उन्होंने दिया था तीसरे में। इसमें बच्चा थ्योरम को क्या कर लेता है, प्रूव कर लेगा कि बताइए किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वो उसको प्रूव करके दिखाएगा। और कहेगा कि किसी भी वृत्त में बना अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, वो बच्चा सिद्ध करके दिखाएगा। तो ये उन्होंने बताया था स्तर 3 में। तो आशा करता हूँ कि ये आपको सभी समझ में आ गया होगा। तो आंसर इसका सेकंड नंबर, क्योंकि वो क्या स्तर 2 को बतला रहा है कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। कह रहे हैं किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब है दो पूर्ण संख्या लीजिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, होल नंबर वो होती हैं जब ये 0 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं तो वो होल नंबर कहलाती है। तो कह रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं मान लीजिए कोई 1 लीजिए 2 लीजिए और उनका जब जोड़ोगे तो एक पूर्ण संख्या ही तो प्राप्त होगी। तो ये इस पर नियम है। देखिए तो यहाँ पे उन्होंने कहा सरचर गुण है, वितरण गुण है, संवरक गुण है या क्रम विनिमय गुण है। देखिए आपको हम सहचर गुण क्या कहते हैं। सहचर गुण में आप 3 नंबर होती हैं। जैसे मान लीजिए P है प्लस Q है, P है प्लस Q है, प्लस का क्या है R है, तो इक्वल टू P Q प्लस R, ये हो जाएगा P प्लस Q R हो जाएगा। तो इस प्रकार और देखिए तो ये सहचर गुण में कितना 3 नंबर होती है, याद रखना। और क्रम विनिमय में आपके क्रम विनिमय में 2 नंबर होती है। जैसे आप P प्लस Q इक्वल टू Q प्लस P। आप क्या क्रम विनिमय मतलब इनके क्रम आप पलट देंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इनमें माइनस अगर प्लस में भी क्वेश्चन बन सकता तो माइनस प्लस में क्रम विनिमय में नहीं आपको क्रम विनिमय में फॉलो होता है। ठीक है, माइनस और भाग में और प्लस और गुणा में पड़ेगा। क्योंकि भाई आप जो है इधर 3 लिखिए चाहे इधर लिखिए, मल्टीप्लाई करके उधर ही आएगा। 5 पहले इधर लिखिए 3 इधर लिखिए, वही आएगा। तो कहने का मतलब है कि जोड़ने पर भी तो ये क्रम विनिमय जो है आपको माइनस और भाग पर नहीं फॉलो होता है, याद हो। तो भैया इसमें आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, संवरक गुण। ठीक, तो तीसरे का 33 का ऑप्शन, प्रश्न 33 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप याद रखना सहचर गुण में 3 नंबर होती है और क्रम विनिमय नियम में आपके 2 नंबर होती है। तो अब यहाँ पे जो पूर्ण जब किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के लिए कहेगा तो हमें संवरक गुण लगाना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम के लिए विषय में निम्नलिखित कथनों में सत्य के सत्य पूछा है। सत्य कह रहे हैं कि नमूनों पहले कह रहे नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। देखिए नहीं पूछा है तो ये तो भैया ये तो किया जा सकता है, तो ये किया वाला है, तो ये सब नहीं वाला पूछा है। करें तो दूसरा करें गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, एनसीएफ तो यही कहता है कि बच्चों को तर्क वितर्क से, एनसीएफ 2005 तो यही कहता है कि बच्चों को तर्क वितर्क से सीखना। तो ये तो है, नहीं वाला पूछा है। देखिए हम ये दोनों हो गए, अगला देखते हैं। देखिए 2 हो गए होने वाले, अब नहीं वाले हमको ढूंढना है। दूसरा कह रहा है गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। बिल्कुल ये भी है, ये भी है।
आइए देखते हैं चौथा नंबर, गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल है, एनसीएफ 2005 कहता है। तो यही वाला नहीं पूछा था, तो नहीं वाला आंसर चौथा हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 35 नंबर पे। देखिए, ध्यान दीजिए, करें कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं के पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। करें संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए सत्य वाला पूछा है, सत्य वाला पूछा है, तो ये आपका ए नंबर सही है। फिर कह रहे बी नंबर, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, ये गलत है। अगर कोई बच्चा पहले 9 सीखना चाह रहा है तो उसे 9 ही सिखा दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई ज़रूरी है क्रम पहले 2 ही सीखे। हाँ, तो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा सी नंबर देखिए, गणना से पहले संख्याओं को संख्याक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। कहने का मतलब जैसे 9 है तो उसे क्या लिखिए, या कह रहे हैं ये इसका मतलब ये करिए, तो ये भी नहीं है, ठीक। तो ये दोनों गलत हो। अब करें संख्याओं में अनुक्रम को असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसमें ए और डी जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ठीक। आइए अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 देखिए। 36 कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्तर के गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए आपकी महत्वपूर्ण अत्यंत पूछा है, नहीं इनमें से नहीं वाला शब्द जरूर ध्यान, अब अत्यंत वाला हमको बताना है। करें उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना चाहिए, अत्यंत महत्वपूर्ण पूछा है भैया। क्या प्राइमरी का बच्चा आप उच्चतम पढ़ाई पढ़ाएंगे और उससे रोजगार कौन की, अभी उसके रोजगार की जरूरत है, तो ये तो गलत हो गया। अगला करें औद्योगिकी की ओर प्रोत्साहन और तैयारी कराना चाहिए। अरे प्राइमरी का लड़का कौन जा रहा है कंपनी में काम करने अभी, तो ये तो गलत हो गया। अरे गणित के बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ये आपका सही है, तीसरा नंबर, ठीक। तो आपको 36 का तीसरा हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37। कह रहे हैं कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देखिए सत्य नहीं जैसे है, सावधान हो जाइए वरना गलत हो जाते हैं। कह रहे प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। भैया कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित की प्रत्यक्ष कल्पना भी करें, तर्क और कल्पना तो बिल्कुल एनसीएफ 2005 कहता है ना, और कह रहे हैं नहीं है, तो मतलब कह रहे हैं सत्य नहीं, तो मतलब यही वाला हो जी, पहले वाला। और पढ़ लीजिए दूसरा, गणित में विचारों को सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, एनसीएफ 2005 यही तो करता है, तर्क वितर्क करके बच्चे को सीखिए, सही है। तो गणितीय संकल्पनाओं को प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये भी सही। तो कहने का मतलब 37 का पहला ही नहीं, सत्य नहीं है। आइए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 देखिए, ये क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन की विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो देखिए कह रहे हैं कि चौपड़ आकृतियों को पहचानना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, एक संख्या चार्ट नमूने पहचानना और सुडोकू पहेली को हल कराना। तो देखिए ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, 38 का पहला नंबर, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। देखिए आंकड़ों को निरूपित करने के लिए देखिए एक दंड आरेख पर बना दी जाती है, उस पर नंबर होता है। एक चार्ट के नमूने पहचानना, जैसे संख्या का एक चार्ट होता है उसमें बच्चे को पहचानना, ये इसका मतलब हुआ। और सुडोकू पहेली को हल करना, जैसे एक वर्ग बनाता है उसमें खाने बनाए जाते हैं, उसमें कुछ अंक दे दिया जाता है उसको बूझने के लिए, कहता है इस पे कह रहा है। लेकिन आपका सबसे इसका आंसर जो है त्रिविम विवेचन जो है चौपड़ आकृतियों को पहचानना, तो 38 का पहला ही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 39, करें बच्चों को विभिन्न संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। करें संख्या चार्ट, क्रिजिनेयर्स, क्षणे, गिनतारा और जियोबोर्ड, तो इसमें आपका दूसरा ही हो जाएगा, ग्रिजिनेयर क्षणे, ठीक है।
तो संख्या चार्ट क्या होती है, संख्या उसमें एक चार्ट बनाया जाए, उसमें संख्या को नंबर लिखकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको सिखाया जाता है। फिर कह रहे हैं कि और जो है गिनतारा भी ऐसे होता है, एक चार्ट होता है। और जियो बोर्ड, जियो बोर्ड देखिए कैसा होता है, ये आकार और परिधि, क्षेत्र और बहुत कुछ सहित ज्यामिति मूल बातें सिखाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सहायता है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। तो ये आपका, तो इसमें जो है आपको दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में है। क्रम सूचक मतलब क्रम से, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक समूह में 3 टीम है, क्या ये क्रम है? नहीं। कह रहे इस डिब्बे में 3 पेंसिलें हैं? नहीं। कह रहे मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर, ये क्रम पे यही वाला है ना, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। तो ये आसान प्रश्न था। तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 40 का तीसरा हो जाएगा। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। आइए प्रश्न संख्या 40 नंबर देखते हैं। कह रहे हैं कि शुद्ध कथन बताना। देखिए कथन, कह रहे परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है? नहीं, ये कहाँ समान मात्रक होता है। परिमाप का मीटर में अगर यूनिट दिया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होती है, तो परिमाप का मीटर होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो कहाँ शुद्ध है? गलत है। कह रहे किसी आकृति का आकार उसके परिमाप को निर्धारण करता है, तो ये तो सही है। जिस प्रकार आकृति रहेगा उसी प्रकार उसका परिमाप निकलेगा। छोटी आकृति रहेगा छोटा परिमाप निकलेगा, बड़ी आकृति रहेगा बड़ा परिमाप निकलेगा। तो कहने का मतलब ये होगा। तो देखिए दूसरा कह रहा, तीसरा, दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान तो उनका परिमाप समान होता है। कहाँ हो जाएगा? अगर क्षेत्रफल समान है तो परिमाप भी समान होगा नहीं। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान तो उनका क्षेत्रफल समान, ये भी नहीं सही। तो ऑप्शन नंबर आपका 41 का दूसरा ही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 42 कह रहा है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन बताना है। देखिए शुद्ध वाला ध्यान दीजिएगा। समझने को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय करें प्राथमिक स्तर पर कराना चाहिए। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 42 कह रहे हैं कि सॉरी देखिए इसमें शुद्ध कथन को पहचानना। हाँ, कह रहे क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो ये भी आपका क्या है? शुद्ध गलत है। करेक्ट, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, तो यही आपका सही हो जाएगा। करें अगला, करें चौथा नंबर, करें भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर। क्यों? क्या प्राइमरी में भिन्न नहीं पढ़ाई जा सकती? तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर शुद्ध वाला आपका तीसरा हो जाएगा। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जाए। ठीक, आगे चलते प्रश्न संख्या देखिए 43, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन बताइए। करें बच्चों को समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों को दूर रखना चाहिए। देखिए गलत हो गया। करें अन्य आकृतियों क्या क्या त्रिभुज की ही आकृतियों को, क्या चतुर्भुज और वर्गों को नहीं बताना चाहिए? गलत हो गया ना पहला। आगे देखिए दूसरा कह रहे हैं बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों को प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ये सही हो गया भाई। त्रिभुज को करिए और वर्ग भी बताइए, चतुर्भुज भी दिखाइए, आकृति बना बना के दिखानी। तो ये आपका दूसरा ही सही है। और देखिए देख लीजिए तीसरा भी कह रहा है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। नहीं, पहले आप तो त्रिभुज बना के दिखाइए तब परिभाषा उसको बताइए। तो पहले ही परिभाषा देने लगे, त्रिभुज नहीं बताए, तो छोटे बच्चे हैं ज़्यादातर उनको फिगर से ही समझ में आता है। तो ये आपका तो ऑलरेडी गलत है। अब करें तो फिर आप यही दूसरा ही आपका इसका सही हो जाएगा आंसर 43 का। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 50। देखिए पेडागोजी के हमने प्रश्न लिया था, इसलिए 40 के बाद क्या हो गया, 50 आ गया, सॉरी 43 के बाद। आइए देखते हैं गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ठीक है, यानी खुली पुस्तक परीक्षा
बचना चाहिए। फिर कह रहे विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुसरण करें। नहीं, अरे भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को बचना चाहिए। नहीं। तो अगला कह रहा है कि संकल्पनाओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये सही है कि बच्चा को क्या हो, अपने समझ में हो, उसमें आंतरिक उत्साह पढ़ने के लिए। तो आपको 49 का सही ऑप्शन आपका चौथा। आइए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या लास्ट। देखिए इसमें क्या है, कह रहे गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। देखिए अब ये प्रश्न जो है आपकी जो थाट है उसके दो स्तर दिए गए, एक बंद स्तर वाले प्रश्न आते हैं और ये खुला स्तर। तो एक बंद स्तर, देखिए थाट है, ये दो थाट है, बंद स्तर के और एक खुला स्तर, खुला स्तर। ठीक, तो ये आए। ठीक है, देखिए बंद स्तर को अभिसारी भी कहते हैं और खुला स्तर को अपसारी भी कहते हैं। इतना आपको याद होगा, इसी पे प्रश्न है। अब देखिए बंद स्तर क्या है और खुला स्तर क्या है। ये थाट है, दो थाट है आपको, हम इसको आपको एक वीडियो बनाएंगे इस पे। देखिए बंद स्तर अभी थोड़ा सा जान लीजिए। बंद स्तर का मतलब होता है कि आप किसी प्रश्न को केवल और केवल एक तरह से प्रश्न का उत्तर आंसर दे सकते हैं। और खुला स्तर का मतलब होता है किसी प्रश्न को आप कई प्रकार से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपको ये आशा करता हूँ ये बंद स्तर और खुला स्तर समझ में आ गया। तो बंद स्तर एक प्रकार से प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है और खुला स्तर में आप कई प्रकार के से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक, तो अब इसी पे प्रश्न है आपका। देखिए देखिए कह रहे कि एक आयत का एक क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 40 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये किसे, भाई किसी आयत का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक ही प्रकार से निकालेंगे ना। तो कहने का मतलब ये आपका बंद स्तर वाला है, सॉरी हाँ बंद स्तर वाला है। ठीक, और देखिए फिर अगला करें, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यांक 4 है। अब इसको आप कई प्रकार से प्रश्न दे सकते हैं उत्तर। जैसे इसके 4 के मध्यिका के साथ एक संख्या युग्म, इसमें एक संख्या युग्म बना सकते हो। जैसे देखिए 2, 3, 7, 4। देखिए कह रहे उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेमी और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्षेत्रफल को क्या एक ही तरीके से निकाल सकते हैं ना। एक ही आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक ही तरह से निकाल सकते हैं। तो ये कैसी अवस्था है, ये बंद है। मैंने बताया था बंद क्या है, जिसे प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक तरह से दिया जा सकता है। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यांक 4 है। देखिए मध्यांक 4 है, जैसे जो मध्यांक मध्यिका के साथ एक संख्या युग्म भी बना सकते हैं। जैसे देखिए 2, 3, 7, 4, 9, 10, 11। तो ये देखिए तीन का मध्य बिंदु तो क्या 4। तो इस प्रकार से आप मध्यिका निकाल सकते हैं। फिर मैंने बताया कि इसको मध्यिका को आप क्या निकाल सकते हैं, फार्मूले से निकाल दो, n+1/2। अगर ऑड है तो नंबर आ रही उनके जो काउंटिंग करने पर उनके ऑड है तो n+1/2 अगर डाटा जुड़ गया। अगर इवन है तो n/2 वापस प्लस n/2 + 1 वापस बटे पूरा 2। तो ये इवन ऑड से, तो ये मतलब इसके अलग अलग तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। तो ये कैसी अवस्था है, खुली स्तर की है। किसी है, ये खुला स्तर का है। तो इसलिए आप क्या हो जाएगा, ये जो सेकेंड बी नंबर आपका, तो ये कैसा है, ये खुला वाला है। तो ये खुला वाला लिखते चलिए, इसे खुला वाला स्तर का है। ठीक, अगला देखिए सी नंबर कह रहे हैं कि 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बताइए। अब तो देखिए 0 से लेकर 8 तक कितनी अभाज्य संख्या होती,
हम इसको बता सकते हैं 4 अवध संख्या है। जैसे देखिए 2 है, 3 है, 2 3 5 7, तो इतनी है ना। तो क्या इसको आंसर हम क्या कई प्रकार से दे सकते हैं, ये केवल और केवल एक तरह से दे सकते हैं ना। तो इसलिए ये कैसी है, ये आपकी बंद अवस्था है। तो सी कैसा है, बंद है। देखिए सी बंद है। अब देखिए डी नंबर कह रहा है आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो अब ये क्या, आयतों को आप कैसे कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। इसमें आपकी जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे आयत कहते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। तो मतलब कि आयत के बारे में आप अलग अलग प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। तो ये कैसा है, तो ये खुला है, तो खुला है, ये खुला स्तर है, खुला स्तर है। ठीक, तो ये आपका खुला स्तर हो गया टी। तो इसमें आपका आंसर नंबर हो गया। देखिए दूसरा नंबर ए और सी बंद सिरे के प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे। मुक्त सिरे मतलब ओपन, मतलब खुला सिरा के। तो आंसर 60 का आंसर नंबर सेकेंड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से अगर आप इसके कंसेप्ट करके जाएंगे तो आप वहाँ पे क्वेश्चन निश्चित रूप से आप वहाँ करके आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।